अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। नाज़रीन, कोई भी जंग शुरू करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसे समेटना, उसे ख़त्म करना इंतहाई कठिन और मुश्किल काम होता है और माजी में ऐसी कई मिसालें मिलती भी हैं। अब अमेरिका और ईरान की जंग ही देख लीजिए। अमेरिका ने चढ़ाई तो कर दी, लेकिन उसके बाद खुद अमेरिका को यहाँ से बचना मुश्किल हो गया और मुख्तलिफ ममालिक को, जिनमें सर फहरिस्त पाकिस्तान है, जिसे इंटरवीन करना पड़ा और अमन मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की अब तक कोशिशों को सराहा जाता है। न सिर्फ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जाने से, बल्कि पूरी दुनिया ही इसकी तारीफ़ करती हुई नजर आ रही है और पाकिस्तानी काबिशें ही अमन की आखिरी उम्मीद हैं। इस मौके पर, इस मरहले पर दुनिया को किसी नई जंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अमन की ज़रूरत है। मईशत को बेहतर करने की ज़रूरत है। हर मुल्क की मईशत अब किसी न किसी तरह से इस जंग की वजह से मुतासर हुई है और यही कोशिश हर मुल्क की यही है कि दोबारा से कोई जंग ना हो और जंगबंदी का जो एक मुआहदा या MOU जिसे कह लें, वो मुतासर ना होने पाए। लेकिन अब यहाँ जो ख़तरात लाहक हो जाते हैं, वो ख़ास तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी क़यादत की जानिब से देने वाले बयानात की वजह से मुतासर होते हैं। अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब को सुन लीजिए। वो कहते हैं कि जो धमकियाँ दी जा रही हैं, इस हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अपने दस्तखत की इज़्ज़त करें, यानी मुखातिब करते हुए उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कहा है। तो इसी पर बात कर लेते हैं, आगे आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर जनाब डॉक्टर इरफान अली फ़ानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। इरफान साहब, जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, मुसलसल वो धमकी आमेज़ रवैया इख्तियार किए हुए हैं, क्या ये सिर्फ और सिर्फ अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए इसके बयानात इस तरह के दे रहे हैं वो, या दबाव डालने के लिए दे रहे हैं, या फिर उन्हें ये इस चीज़ का इदराक नहीं है कि उस तरह के बयानात से ये अमल मुतासर हो सकता है? जैसे कि अब्बास अराग़ची साहब कह रहे हैं अपने दस्तखत की इज़्ज़त करें और मुज़ाकराती अमल आगे नहीं चल सकेगा। आपके ख्याल में ये सूरत हाल कहाँ जाकर रुकेगी सर? देखिए, बुनियादी तौर पर ये ईरान के ऊपर जो जंग मुसल्लत की गई थी ना अमेरिका और इजराइल की तरफ से, आपने देखा कि पहले 40 साल तक पाबंदियों का भी उनको सामना करना पड़ा। फिर आपने जून में उसके ऊपर हमला कर दिया, फिर आपने फरवरी 2026 में हमला कर दिया और 40 रोज़ा जंग के बाद आज आपने देखा कि गुज़िश्ता 3-4 रोज से जो खामनेई साहब का जो फ्यूनरल सेरेमनी है वो भी जारी है। तो बहुत तगड़े जो पैगामात हैं ना, वो ईरान की तरफ से दिए जा चुके हैं। अब ईरान ने एक ये पैगाम जब दे दिया कि अब ईरान तनहा नहीं है और इस पूरे खित्ते के अंदर तकरीबन 100 ममालिक जो हैं वो इस वक्त आपको फ्यूनरल में शामिल नजर आते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को डेस्परेट कर रहा है। दूसरी तरफ जो स्टेट हॉर्मुज़ है वो एक एटम बॉम्ब से भी ज्यादा अहम बैटल्स के पॉइंट के तौर पर वो ईरान के पास आ चुका है। ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को डिप्रेस कर दी है। तीसरी, ईरान ने ये मैसेज दे दिया है कि इस पूरे खित्ते के अंदर अगर आप स्टेबिलिटी रखना चाहते हैं, स्टेबिलिटी जो है वो ईरान की स्टेबिलिटी के साथ मशरूत है और अगर आप ईरान इंस्टेबल रहेगा तो इस खित्ते की कोई भी जो ममालिक हैं वो अपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से अपने जो ट्रैफिक है वो गुजार नहीं सकेंगे। ये वो चीज है जो ट्रंप को डिप्रेस कर रही है। चौथा, कि जो ईरान में मुज़ाहमत, अब रेजिस्टेंस इसकी पॉलिसी रही है। अब जो तकरीबन मिलियंस ऑफ पीपल ने जो रेड फ्लैग्स ऑफ रिवेंज इस वक्त पूरे ईरान में आपको लहराते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हमने डील नहीं करनी, हमने बदला लेना है। रिवेंज के नारे लग रहे हैं, मर्ग पर अमेरिका के नारे लग रहे हैं, मर्ग पर इजराइल के नारे लग रहे हैं। ये वो चीज है जो उनको डिप्रेस कर रही है। ईरान, लेबनान, गाजा और दीगर इस्लामी ममालिक के अंदर इस फ्यूनरल का हिस्सा बन जाना, जो वो ये समझ रहे थे कि ईरान की अपनी आवाम इस रजीम के खिलाफ है और ये इलाके के ममालिक भी इसके खिलाफ हैं, लेकिन अल्टीमेटली ईरान ने दिखाया है कि वो इस खित्ते में भी कितना रेलिवेंट है और दुनिया के ममालिक भी उसके साथ अभी खड़े हैं। लेकिन फ़ानी साहब, सर, अगर इस तरह की आवाज़ें ईरान के अंदर से भी उठ रही हैं, बदला लेने की बात हो रही है और पासदारान इनकलाब तो ज़ाहिर है नज़र भी आता है कि वो अपनी मर्जी भी बहुत सारे मामलात में करती है। अभी हाल ही में 2 मिसाइल भी दागे उन्होंने, एक जो वहाँ अबना हरमुज़ से गुजर रहे थे जहाज़। तो सर, फिर तो बड़े ख़तरात हैं और जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं अमन लाने की और एक टेबल पर बिठाने की, वो तो उनको खतरात लाक होंगे। और इसका मतलब ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी करें या वो पीछे हटते भी हैं या इसराइल स्पॉइलर का किरदार अदा करता है या नहीं करता, उसके बावजूद खुद ईरान के अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं। इसका नुकसान नहीं होगा सर आगे जाके? देखिए, अभी तक जो रवैया रहा है ना अमेरिका और इजराइल का, उस रवैये ने ईरान को, जो सबसे बड़ा उनके रवैये का नुकसान ये हुआ है कि इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है ईरान और अमेरिका और इजराइल के दरमियान कि ईरान को अभी भी इस बात का यकीन नहीं है कि ये जो MOU साइन हुआ है
और MOU साइन होने के कुछ दिनों के बाद मार्को रूबियो मशरिक वस्ता का दौरा करते हैं और बहरीन के अंदर, UAE के अंदर, कुवैत में जाते हैं, सऊदी अरेबिया में नहीं। अभी ये ऑयल जैसे जो JD वैंस है उसने एक पिछले दिनों जिसमें उसने कहा था कि अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये जो वर्ल्ड ऑयल इकोनॉमी है उसको रीफिल करने के लिए ड्यूरेशन को इस्तेमाल करने का कहा है। और अगले 45 दिन जो है वो इसके लिए बहुत ज्यादा अहम है कि 45 रोज गुजर जाएंगे तो इसलिए ईरान ट्रस्ट का बहुत बड़ा वाले है और ईरान भी जो इस सारे टाइम को ऐसे ही बाय नहीं कर रहा। ईरान ने भी इन 60 दिनों के अंदर, आने वाले वक्तों के अंदर इस खित्ते को और ईरान को जो चैलेंजेस दरपेश होने हैं उनका मुकाबला करने के लिए ईरान भी अपनी स्ट्रेटजी बढ़ा रहा है। आपने देखा कि मुस्तफा खामनाई साहब जो हैं ये फ्यूचर में नहीं आए हैं और कार्ड्स में तो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर कार्ड्स जो कि इजराइल के मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो ओपन कहा था कि यू आर मार्क। क्या लगता है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है मुस्तफा खामनाई का मंजर-ए-आम पर ना आना, क्या कोई थ्रेट्स थे, कोई खतरात थे? क्योंकि अभी जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दाग दी है, पता नहीं वो कौन से मूड में थे कि अगर चाहते तो अयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा में शरीक तमाम अफराद को ख़त्म कर सकते थे। तो खतरात आपके ख्याल में कोई? आप देखें ना कि जब इस तरह की क़यादत होगी कि अमेरिका जो दुनिया की सुपर पावर है, दुनिया में इसकी एक डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी है और दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर है उसकी बुनियाद रखने वाला एक मुल्क और उसका सदर ये कहे कि मैं चाहूँ तो ईरान के अंदर जो मिलियंस ऑफ पीपल और दुनिया के 100 से ज्यादा कंट्री के डेलीगेशन आए हुए हैं जनाजे में शरीक करने के लिए, उनको मैं चाहूँ तो तबाह कर दूँ। एक वाइज ह्यूमन बीइंग की हो सकती है। फिर आप नेशन की सफाई की बात करें, तभी आप वहाँ पे पूरी दुनिया के वफूद के शमूल होते हुए आप कहें जी आप इनको तबाह करते हैं। और फिर वेनेजुएला के अंदर पीट हेग्सेथ ने भी ये कहा था कि हम मुस्तफा खामनाई जो है वो हमारे निशाने के ऊपर है, जैसे ही हमें उसका कोई सुनमुन होगी तो हमने उस पर हमला करना है। और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के, उन्होंने भी ओपनली पब्लिक स्टेटमेंट दी है जिसमें कहा था कि यू आर मार्क्ड मैन, हमने आपको मार्क किया हुआ है मारने के लिए। तो बात यह है कि ये सिर्फ धमकियां हैं नहीं, क्योंकि और दूसरी बात लेकर इनको ये समझनी है कि ये जो मर्जी कर लें, अमेरिका ईरान जो मर्जी कर ले, अल्टीमेटली यहाँ से वो ना सिर्फ अभी इनको शिकस्त हो चुकी है, अगर ये 10 साल भी जंग यहाँ पे लड़ते हैं ना तो वियतनाम की तरह जूते खा के यहाँ से इनको भागना पड़ेगा। अभी तो अमेरिकन सोल्जर के बॉडी बैग्स अमेरिका सरजमीन पे नहीं जा रहे हैं, कोई 10 या 15 लोगों का वो अभी तक हमारे पास डाटा है। लेकिन अगर ये भारत जंग की तरफ आते हैं ना तो बिल्कुल उसी तरह वियतनाम की सिचुएशन बननी है कि जहाँ पे ये गए थे 2-3 माह के लिए, फिर ये 2-3 साल से होती हुई बात कहाँ तक चली गई और अल्टीमेटली इतनी बड़ी ठीक है अमेरिका के सरजमीन के ऊपर। तो इस वजह से ईरान तो अभी तक इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करता रहा है, लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है इस वक्त ये जो करंट जो सिनेरियो बनना और जिस तरीके से बाबुल हौती बागी की तरफ से बहुत बड़ा हमला किया गया एक शिप पे, और ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मूज के हवाले से आपने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो हम बाब अल मंदीब को भी बंद कर सकते हैं, और उसके बाद जो वर्ल्ड इकोनॉमी का हाल होगा वो फिर एक दूसरा लेवल होगा इसका। ठीक है, तो इस वजह से ईरान पहले रजिस्ट कर रहा था, ठीक है, अब ईरान आपको अग्रेसिव नजर आ रहा है और इस अग्रेशन के अंदर मुहामत नहीं है, डोमिनेंस है। और डोमिनेंस के अंदर अगर के ईरान के पास ऑप्शन इस खत्ते में, क्योंकि बहुत सारे इस खत्ते के मालिक ऐसे हैं जिन्होंने, जैसे सऊदी अरेबिया है वो कैटेगोरिकली अमेरिका से दूर हो गया। जब ऑपरेशन फ्रीडम करना था उन्होंने अमेरिका को और सऊदी अरेबिया ने अपने बेसिस को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था कि अमेरिका हमारी बेसिस इस्तेमाल नहीं कर सकता। और 2 दिन के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन फ्रीडम जो था उसको
खत्म कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब यहाँ मार्को रूबियो आते हैं तो वो इधर नहीं आते, सऊदी अरेबिया में, और सऊदी अरेबिया भी G7 की मीटिंग में मोहम्मद बिन सलमान भी आपको नजर नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर भी अब ईरान अटैक नहीं कर सकता अगर मामला खराब होता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अपने आप को ईरान के साथ सर बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, सऊदी अरब का जिक्र हो गया और उन ममालिक की भी हम बात ज़ाहिर कर रहे हैं। आपने भी इशारा किया कि ईरान को जो है हिमायत हासिल हुई है मुख्तलिफ ममालिक की, खासतौर पर खित्ते के ममालिक की, लेकिन अमेरिका हमें देख रहे हैं कि वो तनहा होता जा रहा है और खासतौर पर नेटो से बड़े नाला हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, और बारहा वो इजहार भी करते हैं। आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के साथ बैठकर, उसमें दीगर मामलात पर तो बात की ही है, और जो उनके रिवायती जुमले होते हैं कि अजीम दोस्त है मेरा, हर मुल्क के सरबराह के साथ बैठ के वो यही बातें करते हैं। लेकिन नेटो पर बड़ी तनकीद की उन्होंने कहा मैं बड़ा मायूस हुआ हूँ। तो नेटो इत्तेहाद जो अमेरिका के साथ है, आप देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में उसमें खतरात हो सकते हैं? देखिए ज़ीशान, असल में ना एक दुनिया का आगाज हुआ था वर्ल्ड अफेयर्स में 1990 के बाद, जिसको हम सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ और हम जिसको रूल बेस्ड ऑर्डर कहते हैं, जिसके अंदर दुनिया के अंदर हम देखते हैं नेटो की भी एक्सपेंशन होती है, यूरोपीय यूनियन की भी एक्सपेंशन होती है, और पूरी दुनिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशनल और कॉपरेशन और कोलैबोरेशन की एक फिजा पैदा होती है कि दुनिया जंगें आपस में नहीं लड़नी चाहिए, एक दूसरे के करीब आना चाहिए। लेकिन 2010 के बाद इधर से जब इधर पुतिन आ गया, तुर्की के अंदर तैयब एर्दोगान आ गए, इंडिया के अंदर मोदी आ गए, और उधर अब इस बार और शी जिनपिंग चाइना के अंदर आ गए, तो दुनिया के अंदर वो जो एक ऑर्डर कायम हुआ था, वो ऑर्डर जो है ना उसकी दीवार में दरारें पड़ चुकी हैं। अब उस ऑर्डर के अंदर आप देखें पूरे यूरोप के अंदर गुज़िश्ता जब 25 में इलेक्शंस हुए हैं, और इलेक्शन तकरीबन 70-80 कंट्रीज के अंदर हुए, और पूरे यूरोप में होने वाले इलेक्शंस के अंदर 90% जो रिजल्ट आते हैं, इवन के जो यूरोपीय यूनियन के भी इलेक्शन हुए थे, तो जो पार्टी जीत रही हैं वो राइट विंग की पार्टी जीत रही हैं। राइट विंग का मतलब क्या है कि ये एंटी ग्लोबलाइज्ड होते हैं और ये नेशनलाइज होते हैं, कि अपने जैसे फर्स्ट अमेरिका, फर्स्ट जर्मनी, फर्स्ट इटली के नारे फिर लगते हैं कि अब हमने दुनिया से, और हमने देखा कि फिर 2016 में बरतानिया भी ब्रेग्जिट कर देता है और यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो जाता है। तो अब दुनिया के अंदर ये जो कोऑपरेटिव वर्ल्ड थी उसके अंदर अब ये डी ग्लोबलाइजेशन का जो सफर है ना वो शुरू हो चुका है, और अब पूरे यूरोप ने पिछले दिनों एक कोई 280 बिलियन यूरो का उन्होंने एक जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया, जिसके तहत यूरोपीय ममालिक जो हैं वो अपनी सिक्योरिटी में इंडिपेंडेंट होने जा रहे हैं। और अमेरिका की जो डिपेंडेंस थी आज तक, जो फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेके आज तक, उनके अब अचानक से अमेरिका उनके साथ से हाथ उठा रहा है और अमेरिका की सिक्योरिटी की छतरी साइड पे जा रही है। तो उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि यूक्रेन की वॉर के अंदर पूरा यूरोप अगर तो यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन रशिया जो है ना वो उनके काबू नहीं आ रहा। इस वजह से अब कल को कहीं यूक्रेन के बाद किसी और मगरबी जो ताकत है उसके बारी ना आ जाए, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो इस वक्त यूरोप इंतहाई संजीदगी के साथ अपनी सिक्योरिटी को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ से अमेरिका भी अपना जो बजट है नेटो के अंदर उसको भी मिनिमाइज कर रहा है, और अपनी फोर्सेज जो यूरोप के अंदर टोटल फोर्सेज मौजूद है ना पूरे यूरोपियन ममालिक की, उसके बराबर सिर्फ अमेरिकन मिलिट्री आपको यूरोप में नजर आती है जो उसके सिक्योरिटी। सर बिल्कुल ठीक है। सर इससे पहले डॉक्टर साहब आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि रूस के हवाले से जिस तरीके से जाहिर है जब कोलैप्स हुआ है रशियन एम्पायर का, उसके बाद से पाबंदियां भी लगीं, और जिस तरीके से अमेरिका हर तरह से इस बात की कोशिश करता रहा कि कोई मुआहिदा किसी मुल्क से वो ना करने पाए। लेकिन अभी जो आज बैठे हैं तुर्की के सदर के साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि रूसी दिफाई निज़ाम अगर तुर्की खरीदता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। यानी आप समझते हैं कि या तो बर्फ़ पिघल रही है या फिर अब नज़र आ रहा है ट्रंप को कि रूस और चाइना यहाँ बड़ी कुव्वतें बनती जा रही हैं, तो उनके साथ बना के रखनी होगी। देखिए जी, डोनाल्ड ट्रंप ऑलवेज रिस्पेक्ट द पावर, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप की आप ये देखें, कभी किसने सोचा था कि एक सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर करारदाद आएगी और उस करारदाद को अमेरिका और रशिया ये दोनों वीटो नहीं करेंगे और ये दोनों एक पेज पे होंगे, ठीक है। तो इस वक्त जो ट्रंप है उसका जो अलायंस है पुतिन के साथ और जो दीगर अथॉरिटेरियन कंट्रीज है दुनिया के अंदर, आप देखें जितनी भी बादशाह आते हैं अमेरिका तमाम बादशाहों को रिस्पेक्ट देता है, ठीक है, भारत को रिस्पेक्ट देता है अल्टीमेटली। तो इस वजह से यूरोप के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एक यूक्रेन के हवाले से
एक करारदाद सिंध सलामती काउंसिल में दी जाती है और उसको अमेरिका और जो रशिया है वो एक पेज पे है और यूरोप दूसरे पेज पे है। तो इसका मतलब क्या है कि मुस्तकबिल के अंदर यूरोप और अमेरिका के जो रास्ते हैं वो जुदा होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और गुज़िश्ता 6-7 माह के अंदर आप देखते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन के तकरीबन 70% जो लीडर्स हैं उन्होंने चाइना का दौरा किया है। और चाइना के दौरे के दौरान उनकी जो स्टेटमेंट्स का अगर आप कंटेंट एनालिसिस करें तो वो ये बात समझ चुके हैं कि अब दुनिया जो है ये यूनिपोलर नहीं रही, दुनिया बाइपोलर भी नहीं रही, दुनिया इस वक्त मल्टीपोलर हो चुकी है। और मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर हर रियासत की डिमांड ये है कि उसने मल्टी अलाइनमेंट करनी है। अब किसी एक रियासत के साथ बना के आप नहीं रख सकते, आपने तमाम फोर्स के साथ अलाइन करते हुए अपने मफादात को प्रोटेक्ट करना है। तो इस वजह से आप देखते हैं कि यूरोपियन नेशंस भी जहां मैक्सिमम उनकी कोशिश है कि अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर रहें, जो कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़ी उसके रास्ते में रुकावट है, दूसरी तरफ वो चाइना की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और कौन सोच सकता था कि ताइवान की एक जो अपोजिशन लीडर है वो चीन का दौरा करेगी, ठीक है। तो पिछले दिनों उनका भी दौरा होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ये वो सारे के सारे बदलती हुई दुनिया के अवामल हैं जो एक बदली हुई दुनिया का नक्शा हमारे सामने रख रहे हैं, जिसके अंदर नेटो और जितने भी इस तरह के अलायंसेस हैं उनका मुस्तकबल बहुत ज्यादा ताबनाक नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। आप जो मंजरनामा पेश कर रहे हैं मुस्तकबिल का वो हमारे नाजरीन से आपने शेयर किया, आपका बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का। डॉक्टर इरफान अली फानी साहब की नाजरीन आप गुफ्तगू सुन रहे थे। और अब बात करेंगे नाजरीन एक उस बम के बारे में जो एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है, वो है H2O बम। ये बम क्या है और कौन इसे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमारे हमसाये में एक ऐसा दुश्मन मौजूद है जो इंसानियत, उसूल, इन अल्फाज से वाकिफ़ नहीं है। और उसकी कोशिश हमेशा ये रही है कि पाकिस्तान की ना सिर्फ मईशत को मुतासर किया जाए, अमन को मुतासर किया जाए, और उसके लिए बराह रास्त या बिलवास्ता भी जो भी इक़दाम करना पड़े इस मुल्क ने किए हैं। ये मुल्क है भारत, और अब इस वक्त वो ये कर रहा है कि पाकिस्तान को बंजर करने की साजिश कर रहा है। जो पानी जिस पर हमारा हक है, जो दरिया पाकिस्तान का हक है सिंतास मुआहदे के तहत, उन पर भी ना सिर्फ बंद बना रहा है बल्कि उस पानी को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा है और खुलेआम धमकियाँ भी देता है पाकिस्तान को। अब किसी तौर भी ये जायज़ नहीं है और इस पर नोटिस भी लिया जा रहा है पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से, जो सियासी क़यादत हो या वो हमारी अस्करी क़यादत हो। मैं चाहूँगा पहले आपको सियासतदानों के बयान सुनवाऊँ। एक कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान में मुनक़्क़िद की गई इस हवाले से, ज़रा सुनिएगा। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, अता तारड़ वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, और मुसद्दिक़ मलिक साहब हैं। इन तीनों की ज़रा गुफ्तगू सुनिए कि ये क्या मौक़िफ़ रखते हैं सारे मामले पर। Pakistan has consistently demonstrated its commitment to peaceful engagement and constructive dialogue and the faithful implementation of the treaty. But if an attempt is made to stop the water of Pakistan, our national leadership stands resolved to respond effectively to restore the water for the people of Pakistan. But deterrence collapses when red lines are blurred, when existential threats are minimized, when aggressors are allowed to test the patience of nations, drop by drop, brick by brick, canal by canal, and dam by dam. So Pakistan must speak clearly. The Indus is not a pressure point. The Indus is not a bargaining chip. The Indus is not a weapon to be placed in India's hands. The Indus is a lifeline of Pakistan. And any attempt to turn that lifeline into a noose must be treated as a threat to the survival of our state. This is neither a crisis of climate nor a crisis of water. This is a crisis of justice. That the same neighbor that controls this water flow or claims that it controls the water flows because someone else decides when the water is going to flow and flood you. Someone else decides when the water is going to be stopped. No treaty in the world is worth the weight of the paper on which it's published. Now here the court passed a judgment and put limits on the technical design, on the flow of water, put natural limits and decided this is how it's going to be organized. सिंतास मुआहदा जिसे भारत ने एकतरफा तौर पर मुअत्तल किया, ये कानून का एक सिर्फ कानूनी दस्तावेज़ नहीं बल्कि जनूबी एशिया में अमन और
मकाम बाहमी की एक अहम दस्तावेज़, एक अहम अलामत भी है। अब इस पर जिस तरीके से सियासतदानों की गुफ्तगू आपने सुनी है, चेयरमैन बाबडा ने भी खबरदार किया कि मगरबी दरियाओं पर नए मनसूबे और आबी मालूमात की फराहमी में तातुल खित्ते की आबी सलामती और बाहमी एतमाद के लिए नुकसानदेह साबित होता है। इस बयान को सराहा गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से उन्होंने बड़ी तारीफ़ की इस किरदार की, और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के साथ साथ अगर कोई जिक्र हुआ किसी बात का, बड़ा कैटेगोरिकली वो ये सिंतास मुआहदा है और इससे मुतालिक भारतीय बयानात और इक़दामात का नोटिस लिया गया है, और इस क़यादत का ये इजहार भी सामने आया है कि भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, पाकिस्तान अपने आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस बात को डिस्कस किया जाना बड़ा ही अहम है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। दिफाई तज़कियाकार जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपकी। सर, मैं आगाज़ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से करना चाहूँगा। जो पैगाम दिया गया, और इंडिया जो है वो अगर किसी से खौफजदा इस वक्त है तो वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है, क्योंकि हमने जो जवाब दिया था भारत की तरफ से दरअंदाजी का, हमले का, वो अभी तक भारत को भूला नहीं, बल्कि भारत को क्या पूरी दुनिया को वो याद है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस बात का अदा करना कि इस तरह के इक़दामात का और बयानात का नोटिस लेते हैं और इस पर इक़दामात भी किए जाएंगे, जवाब दिया जाएगा, सर कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एक बहुत सीरियस फोरम होता है, और उसके अंदर सिर्फ ज़बानी कलामी बातचीत नहीं बल्कि अमली तौर पर उसको जामा पहनाने का मकसद होता है। तमाम कमांडर्स के उनके जो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है उसको गैदर किया जाता है, उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन दिया जाता है, और फिर मल्टी डोमेन ऑपरेशनल जो स्किल्स हैं उनके हवाले से भी कल बात की गई। और ये बड़ी एक अहम पेशरफ्त थी, क्योंकि ये एक तसलसल चल रहा था। पहले कौमी असेंबली में बात होना पानी के हवाले से, फिर एक सेमिनार होना इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, लेकिन उस इंडस वाटर ट्रीटी के सेमिनार पे जिन लोगों को आना चाहिए था वो आए नहीं, यानी कि वर्ल्ड बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कि बुनियादी तौर पे गारंटर्स हैं, और साथ ही मीडिएटर्स जो थे, जो कि जाहिर है अमेरिका है, जिसने ये भी कहा था जब 2025 की जंग हुई थी पाक भारत, तो उस टाइम पे पाकिस्तान के पानी समेत डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं मामलात को बेहतर करवाने में किरदार अदा करूंगा। लेकिन उसके बाद से अमेरिका ने अभी तक कोई एक मरासला भी नहीं जारी किया भारत को इस सिलसिले में। लेकिन इस सब के साथ जो अहम बात है वो ये है कि ठीक है, पाकिस्तान अपना अब कानूनी तरीका इख्तियार किए हुए है, और मेरे ख्याल में भरपूर अंदाज में उसको वो लेके चल रहा है। साथ ही साथ जो है वो हम सिफारती सतह के ऊपर जो पाकिस्तान का एक मेरे ख्याल में प्रिविलेज है दुनिया के अंदर, स्पेशली सिफारतकारी के अंदर, उसको बरूए कार ला रहा है और लोगों को पैगाम दे रहा है कि यहाँ 3.5 अरब लोगों का मामला है। ये कोई सिर्फ एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ पानी का इशू नहीं है। इस सिलसिले में पाकिस्तान जो दलाइल दे रहा है वो कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन की जो अभी हालिया रिपोर्ट आई, जिसके अंदर वजाहत से कहा गया कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी जो रोक रहा है, वो पहली बात है कि वो ज्यादती कर रहा है, उससे माहौलियात और उससे जो फूड सिक्योरिटी है उसके ऊपर बराह रास्त अफेक्ट हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी बात है, और उस पे जो यूएन ने 60 दिन के अंदर भारत से जवाब तलब किया, लेकिन वो 60 दिन गुजर गए, भारत ने जवाब नहीं दिया। सर, यही तो मसला है अब्दुल्ला साहब कि भारत तो यूएन का की करारदाद का एहतराम करता है, और सिफारती ज़बान तो इस मुल्क को समझ आती नहीं, बनिए को समझ आती नहीं है, तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शंस महदूद नहीं होती जा रही? सर नहीं, पाकिस्तान के पास बिल्कुल यही तो भारत चाहता है कि पाकिस्तान को इस बार जंग के मामले में इनिशिएटिव पाकिस्तान ले। अच्छा। और उनको मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो जाहिर है प्यासा तो नहीं होगा। प्यासा होने से पहले हमारे जो फिर अफवाज है, जिसने हमेशा हमारे भरोसों के ऊपर जो है और हमारे एतमाद के ऊपर कभी ठेस नहीं लगने दी, वो इंशाल्लाह अपना किरदार अदा करेगी। हमारे अहदाफ, हमारे मामलात बड़े वजाहत से सामने नजर आ रहे हैं। वो टनल बनाते हैं, जरूर बनाएं। टनल बना के जब अपने बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च कर लेंगे तो पाकिस्तान वही करेगा जो उसको एक हिम्मत वाले मुल्क को करना चाहिए। पाकिस्तान इक्वल नहीं, पाकिस्तान 1 अप है भारत से अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी और डॉक्ट्रिन के अंदर, हमने साबित किया। और ये याद रखें
कि 2029 में जो मंसूबा मुकम्मल करना है नरेंद्र मोदी ने, वो 2030 को न भूलें कि हमारे आर्मी चीफ 2030 तक आर्मी के सरबराह रहेंगे, और ये वही हैं जिन्होंने 2025 में आपको पूरी दुनिया के सामने बरहना करके रख दिया था। इसलिए अब जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान तमाम जो फ्रंट्स हैं उनको बरूए कार लाते हुए, अरब दुनिया के साथ इंगेजमेंट करते हुए भारत के साथ डायलॉग से बात करना चाहता है। लेकिन अगर भारत की हठधर्मी कायम रही, और ये हठधर्मी पहले दिन नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जिस दिन आया था हुकूमत में, मैं उसके पहले दौरे हुकूमत की बात कर रहा हूँ, उस दिन से वो 0 आवर ब्रीफिंग जिसको कहा जाता है, जो पहला घंटा होता है दफ्तर के अंदर, वो पाकिस्तान के पानी की बंदिश और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने के वाकयात के अंदर वो ब्रीफिंग लिया करता था। और अब हम देख रहे हैं कि वो अमली तौर पर सामने नजर आ रहा है। पाकिस्तान क्योंकि वाटर स्केर्स कंट्री के अंदर जहां पानी की किल्लत है वहां पहुंच चुका है, और मेरा ख्याल है कि जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का बयानिया है उन्होंने वजाहत से बताया कि 24 अप्रैल 2025 को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में जो फैसला किया गया था कि ये आबी जहरियत को हम अपने खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर तस्वर करेंगे, मेरे ख्याल है उस पर उन्होंने मोहर छप की है। अब हमारी मर्जी का टाइम, हमारी मर्जी के टारगेट्स और हमारी मर्जी का मामला तो चलेगा, लेकिन देखिए अगर दुनिया जो है कानून के ऊपर भारत को नहीं रोकेगी, सिफारत पे नहीं रोकेगी, तो फिर भाड़ में जाए ऐसी दुनिया। हमें याद है हमारे फील्ड मार्शल वही हैं जिन्होंने कहा था मुझे ऐसी दुनिया बिल्कुल नहीं पसंद जिसके अंदर पाकिस्तान ना हो। तो मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये सिर्फ 2 मुल्कों के माबैन मामला नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक खतरा बन जाएगा, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन जाएगा। और भारत को भी ये बखूबी इल्म है कि अगर ये पानी रोकेगा तो वो एक्चुअली प्रोवोकेशन ऑफ वॉर कर रहा है, और उस सूरत में उन्होंने भी रिटेलिएट करने के लिए अपनी तरजीहात रखी होंगी नेचुरली। अब आप देख लें कि किस तरह से जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो उनके साबिक आर्मी चीफ अभी रिटायर हुए, उन्होंने मानिक शाह ऑडिटोरियम के अंदर किस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ फोर्सेस को और आपस में जो मजीद जो जंगी तैयारियां हैं उसके लिए बात की। देखिए ना, सिंदूर 2 अगर जारी है तो इधर से पाकिस्तान का गजब लिल हक भी जारी है। पाकिस्तान के जो ऑपरेशंस हैं जो कि इंडिया के खिलाफ थे, हम जो अभी जिनको दुनिया जानती है और जो दुनिया नहीं जानती, हमने वो बराबर रखे में हैं। और ये नहीं है कि पाकिस्तान गाफिल है, हाउएवर ये हमारा इनिशिएटिव है, हम इसके ऊपर दुनिया के सामने मुकदमा लेके गए हैं। दुनिया अगर अपना किरदार अदा करेगी फबेहा, नहीं है तो बाढ़ में जाए ऐसी दुनिया, और फिर पाकिस्तान वो करेगा जो फिर दुनिया फिर ये, लेकिन ये एक भयानक जंग हो जाएगी और खुदा न खास्ता इसके असरात बहुत ही भयानक और दूर पा हो सकते हैं। हाउएवर मैं समझता हूं कि उससे पहले पाकिस्तान अपनी सिफारती कोशिशों और कानूनी कोशिशों से काफी हद तक दुनिया को कायल करेगा। लेकिन हमें ये देखना है कि अब अमेरिका को भी दिफाई मुआहदा जो उसने 10 साल भारत के साथ किया है और यूरोपियन यूनियन ने जो डील ऑफ द सेंचुरी उनके साथ साइन की है इकोनॉमिक, वो अगर पानी के बुनियादी हकूक से इंसानियत को महरूम करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में उनको अपनी पॉलिसी के ऊपर अक्सर नौ जायजा लेना चाहिए। और पाकिस्तान अब इस पोजीशन, जी चाइना का किरदार सर मैं इसी तरफ आ रहा था, बताइएगा जी। जी चाइना का गुजारिश ये है कि चाइना का भारत के साथ अभी कोई मुआहदा नहीं है। पाकिस्तान का तो चले मौजूद है सिंतास मुआहदा, तो फिर अगर रन ऑफ द रिवर है तो फिर तो चाइना वहां से बैठा हुआ है, रन ऑफ द रिवर तो उससे भी एप्लीकेबल होता है, तो फिर तो भारत को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहले ही जो है दरियाए ब्रह्मपुत्रा के ऊपर चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम तिब्बत के अंदर बना रहा है, जिससे पहले ही भारत को बहुत ज्यादा तशवीश लाहक है। तो एनी हाउ आई थिंक वी आर इन सेफ हैंड्स और अल्लाह ताला खैर करे। पाकिस्तान की पूरी क़यादत को, सियासी और अवाम को इकट्ठे होकर अपनी फोर्सेस के साथ, और जिस तरह से मीडिया एक जिम्मेदार किरदार अदा कर रहा है आपके चैनल समेत, मेरा ख्याल है कि इससे अवेयरनेस आएगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक शीशा पिलाई दीवार बनकर साबित होगा इंशाअल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब इस अहम मौजू पर कुशाई करने के लिए। नाज़रीन, पानी का मसला जो है वो ज़ाहिर है हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मामला है और इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। ये सियासी क़यादत भी कह रही है बारहा, और इस पर जो अस्करी क़यादत है उसने भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार कर दिया है। कुछ मज़ीद मौज़ूआत पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, एक तरफ दुनिया जंगों के साए में सांस ले रही है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी ने आलमी मंडियों को हिला कर रख दिया है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आया, आम आदमी ने महंगाई का बोझ उठाया, घरों के बजट मुतासर हुए। इस दौरान एक ऐसा इंकशाफ सामने आता है जिसने सबको हिला कर रख दिया। ये इंकशाफ ये है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट में इजलास में अमेरिका ईरान जंग के दौरान जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ हैं उनकी जानिब से बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की इंकशाफ सामने आया है, खबर सामने आई है और कस्टम्स हुकाम ये बता रहे हैं कि इस मामले पर ऑडिट का हुक्म दे दिया गया है और FBI ने 2 OMCs की जानिब से ड्यूटी की अदायगी के बगैर पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त की तहकीकात का फैसला भी कर लिया है। सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास सेनेटर राना महमूदुल हसन की सदारत में एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के कमेटी रूम में मुनक़िद हुआ। इजलास में सिविल सर्वेंट तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दे दी गई, जबकि डेपुटेशन पर आने वाले अफसरान से मुताल्लिक मामला वफाकी काबीना के सुपुर्द करने की तजवीज़ दे दी गई है। तेल कंपनियों की टैक्स चोरी के मामले पर कस्टम्स हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया है कि जंग के दौरान लेवी की शरह में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक कुछ कंपनियों के बारे में ताख़ीर से अदायगियों की मालूमात मिली और ज़्यादातर तेल कंपनियाँ इसमें मुलव्वस हैं। हुकाम ने कहा कि तेल कंपनियां डीलर्स के ज़रिए अपना माल फ़रोख्त करती हैं और बाद में ड्यूटीज़ अदा करती थीं। तेल कंपनियों को जो पैसा शुरू में देना चाहिए वो सबसे आखिर में ख़जाने में आया। हुकाम का कहना है कि ड्यूटीज़ अदा किए बगैर सामान ले जाना कानून की खिलाफ वर्जी है। तेल कंपनियों ने सामान उठा लिया और जब लेवी की शरह कम हुई तो अदायगियाँ कर दी। कस्टम्स हुकाम कहते हैं कि ओगरा के पास जब सब्सिडी के क्लेम्स आए तो तेल कंपनियाँ पकड़ी गईं। तवानाई का शोबा किसी भी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी होता है और तेल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि मईशत की हरकत का जरिया है। ट्रांसपोर्ट चलती है, सनतें चलती हैं, रोज़गार पैदा होता है और ज़िंदगी का पहिया भी घूमता है। ऐसे हसास शोबे में शफाफियत और कानून की पासदारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब कोई शहरी टैक्स अदा करता है तो वो रियासत पर एतमाद करता है कि उसकी दी हुई रकम मुल्क की बेहतरी, तरक्की और खुशहाली पर खर्च होगी। लेकिन अगर बड़े इदारे कवानीन से बचने की कोशिश करें तो सवाल सिर्फ ख़जाने का नहीं रहता, सवाल इंसाफ का बन जाता है। अगर आम दुकानदार, छोटा कारोबारी या आम शहरी अपने टैक्स की अदायगी में ताख़ीर करे तो उसके लिए कवानीन बड़े सख्त होते हैं, लेकिन बड़े इदारों को कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब सवाल ये है कि इस पर किस कदर अमली तौर पर उठाए जाएंगे। एक और अहम मौजू है हमसाया मुल्क भारत से, जहां पर सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार भारत अपनी अक़लियतों के साथ क्या सलूक कर रहा है, इस पर रोशनी डालेंगे। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, भारत ख़ुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत करार देता है, लेकिन गुज़श्ता चंद बरस में वहाँ मुसलमानों के हवाले से हुकूमती पॉलिसियों और इक़दामात पर न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि आलमी सतह पर भी मुसलसल सवालात उठाए जा रहे हैं। नाक़दीन का कहना है कि तालीम, रोज़गार, कारोबार, रिहाइश, मजहबी आज़ादी और शहरियत जैसे बुनियादी मामलात में मुसलमानों को बढ़ते हुए दबाव और इम्तियाजी सलूक का सामना है, जबकि भारतीय हुकूमत इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए अपने इक़दामात को आइन और कानून के मुताबिक करार देती है। CAA, NRC और मुख्तलिफ रियासतों में बुलडोज़र कार्रवाइयाँ, मजहबी कशीदगी के वाक़यात और मुसलमानों के अमलाक के ख़िलाफ़ इक़दामात पहले ही एक बड़ी बहस का मौजू रहे हैं। अब भारतीय वज़ारत ख़ारजा का ये बयान कि पासपोर्ट सिर्फ एक दस्तावेज़ नहीं, सफरी दस्तावेज़ है, बल्कि शहरियत का हतमी सबूत नहीं है, ये उन्होंने बयान दिया है, एक नए कानूनी और आइनी सवाल को ये जन्म दे रहा है। सवाल ये है कि अगर पासपोर्ट भी शहरियत का बुनियादी सबूत नहीं तो फिर भारतीय शहरी अपनी शहरियत किस दस्तावेज़ से साबित करेंगे? भारत में आधार कार्ड और वोटर ID, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड और पासपोर्ट समेत मुतअद्दिद शनाख्ती दस्तावेज़ात मौजूद हैं, लेकिन इनमें से किसी एक को भी हर सूरत में शहरियत की हतमी दस्तावेज़ करार नहीं दिया जाता। यही कानूनी पेचीदगी मुस्तकबिल में लाखों शहरियों, खुसूसन उन तबकात के लिए तशवीश का बायस बन सकती है जिनकी शहरियत पहले ही सवालात की जद में आ चुकी है। 2019 के शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA और कौमी रजिस्टर बराए शहरियत यानी NRC के बाद ये खदशात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। नाक़दीन के मुताबिक इन क़वानीन के नफाज का सबसे ज़्यादा असर मुसलमानों पर पड़ सकता है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इन क़वानीन का मकसद किसी भारतीय शहरी से शहरियत छीनना नहीं बल्कि गैर कानूनी तारकीन वतन से मुताल्लिक़ मामलात को कानूनी शक्ल देना है। अहम सवाल ये है कि क्या भारत अपनी शहरियत के निज़ाम को मज़ीद वाज़े और शफ़ाफ बनाएगा या फिर मौजूदा कानूनी अभाम मुस्तकबिल में मज़ीद तनाज़ात को जन्म देगा? और अगर शहरियत साबित करने के लिए कोई एक बुनियादी दस्तावेज़ मौजूद नहीं तो इसका सबसे ज़्यादा बोझ आखिर किन तबकात पर पड़ेगा?
यही वो सवालात हैं जिन पर आज न सिर्फ भारत बल्कि आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों में भी गहरी तशवीश पाई जाती है। तो इन सवालात का जवाब तलाश करना बहुत हो चुका है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ज़ीशान मलिक को दस्तक से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।